Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ikhlas Shahid and I welcome you all on our very first class of Principles of Economics. सर आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपनी बुक का और चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट लेंगे। सर एक डेफिनेशन हम बेसिक से पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ना क्या है सर, इस डेफिनेशन में हम मालूम करेंगे इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअली पढ़ते क्या है। सर इकोनॉमिक स्टडी है फाइनेंशियल डिसीजंस की। फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं सर वो हम स्टडी करते हैं चार लोगों के। इन चार लोगों को हम इकोनॉमिक एजेंट्स भी कहते हैं। सर वो चार लोग कौन है? बायर, सेलर, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडर। सर बायर कौन है? जो चीज़ों को खरीद रहे होते हैं। अब वो क्या फैक्टर्स माइंड में रखकर चीज़ों को खरीदते हैं सर, क्या चीज़ उन्हें खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी, इसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। सर उसके अलावा सेलर जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो किन फैक्टर्स को माइंड में रख के चीज़ें बनाते हैं, किन चीज़ों को माइंड में रख के वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट ओवरऑल लेवल पे चीज़ों को देख रही होती है, तो गवर्नमेंट किन किन फैक्टर्स को माइंड में रखती है। सर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगाना है तो गवर्नमेंट क्या देखकर टैक्स लगाती है, कौन सी गुड्स पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कौन सी गुड्स पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है, कौन सी गुड्स पे कम टैक्स लगाती है, ये भी हम इकोनॉमिक्स में देख रहे होते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेडर्स है, जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है सर? बाहर मुल्क से चीज़ें अपने मुल्क के अंदर लेकर आना, इसको इंपोर्ट कहा जाता है। और एक्सपोर्ट क्या होती है? अपने मुल्क में कोई चीज़ बनाकर उसको बाहर मुल्क में बेचना, इसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो सर इनके जो डिसीजंस हैं, इनके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, इनका जो बिहेवियर है फाइनेंशियल, वो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। सर उसके अलावा इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर हो रहा होता है? बायर और सेलर को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये छोटे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, और जबकि जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं ये बड़े इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। ये बड़े लेवल पे इनकी स्टडी करनी पड़ती है, ये बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है इनके ऊपर। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं बायर और सेलर को, ये छोटे लेवल पे जो है काम कर रहे होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है सर, डिमांड क्या होती है। डिमांड होती है सर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी गुड्स या सर्विस, गुड्स यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हम टेंजिबल टेंजिबल होती है, जो फिजिकल फॉर्म में हम ट्रांसफर करते हैं। जबकि सर्विस होती है जिस तरह टीचिंग हो गई, ये एक सर्विस है। या फिर कोई रिपेयर का काम हो गया, उसके अगेंस्ट आप पैसे देते हैं, तो वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो बंदा आपको। तो सर उसकी डिमांड की अगर बात करें तो वो किसी भी गुड्स या सर्विस की डिमांड किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर क्या होती है सर? अगर तो वो गुड्स या सर्विस जो है बायर उसको खरीदने के लिए विलिंग भी हो, यानी कि उसकी ख्वाहिश भी रखता हो कि वो खरीदे, और एबल भी हो, उसकी एबिलिटी भी हो कि वो इसको खरीद सके। इसकी एग्जांपल देखते हैं सर, मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं लैपटॉप खरीदूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो इस केस में मैं विलिंग तो हूँ, बट मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं लैपटॉप खरीद सकूं, तो इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल देखें सर, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं लैपटॉप खरीदना ही नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरी मोबाइल से जरूरियात सारी पूरी हो जाएंगी। तो इस केस में मैं एबल तो हूँ, मेरे पास एबिलिटी है कि मैं लैपटॉप खरीद सकूँ, लेकिन मैं विलिंग नहीं हूँ, मेरी विलिंगनेस नहीं है कि मैं लैपटॉप खरीदूँ। तो इन दोनों केसेस में डिमांड कंसिडर नहीं होगी। डिमांड के लिए दोनों फैक्टर्स का होना जरूरी है, विलिंगनेस एज वेल एज एबिलिटी टू बाय डिफरेंट प्राइस लेवल पे चीज़ों को खरीदना। सर उसके बाद डिमांड की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, तो अब स्ट्रेट अवे हम मूव करते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर। सर लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशनशिप बता रहा है दो चीज़ों का। लॉ ऑफ डिमांड में हम दो चीज़ों का रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं, एक प्राइस ऑफ गुड्स और एक उनकी डिमांड। सर किसी भी चीज़ की प्राइस का उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी कर रहे होते हैं। सर लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम पढ़ें तो क्या कह रहे हैं वो? प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस। अगर तो किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, किसी भी गुड की प्राइस अगर बढ़ रही है, तो सेट्रस पेरिबस, सर इसका मतलब है अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। सर ये अदर फैक्टर्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस हम ये देख लेते हैं कि अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहे, अगर सेम रहे तो क्वांटिटी जो उनकी डिमांडेड है, जो डिमांड है उस चीज की, वो कम हो जाएगी सर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर तो प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो रही थी, और इन द सेम वे अगर तो प्राइस कम हो रही हो तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो सर ये हमें समझ आ गई कि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। सर इसकी वजह क्या होती है, क्यों ऐसा होता है कि एक चीज की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है? तो सर इसकी दो रीजंस हमें बुक में बताई हैं, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट।
इनकम इफेक्ट में उसने क्या बताया कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो होगा क्या कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों की इनकम इतनी नहीं होगी कि वो उस चीज़ को खरीद सकें, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, अगर ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो जो मिडिल क्लास होंगे मेरी तरह के लोग वो उसको नहीं खरीद सकेंगे, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और इन द सेम वे अगर लैपटॉप बहुत सस्ता हो जाए तो मेरी तरह के बहुत से लोग उसको खरीदने की ताकत रख लेंगे, सलाहियत उनके पास आ जाएगी, उनकी जो विलिंगनेस तो ऑलरेडी थी उनकी एबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी कि वो लैपटॉप खरीद सकें, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप खरीद लेंगे। तो सर क्या वजह होगी जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, और इसकी रीज़न क्या है कि लोगों की इनकम इस काबिल हो जाएगी कि वो लोग इस चीज़ को खरीद सकें। तो इस और एक और जो रीज़न है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पेप्सी और कोक है सर, पेप्सी और कोक अभी 110 रुपए की मिल रही है आजकल, तो अगर पेप्सी की प्राइस एकदम से इंक्रीज करके 200 पे चली जाए तो लोग क्या करेंगे, लोग पेप्सी को छोड़ के कोक की तरफ मूव कर जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। तो पेप्सी की जब प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो गई, और इसके अगेंस्ट जो कोक की डिमांड थी वो ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था लोगों के पास, एक मुतबादिल अवेलेबल था, तो लोग मुतबादिल की तरफ मूव कर जाते हैं जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो इस वजह से जो है इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हमने इस स्लाइड में ये सीख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशनशिप बता रहा है, एक तो प्राइस और उसकी डिमांड के दरमियान, और सर इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। और इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है इसकी भी हमने दो रीजन पढ़ ली। एक तो रीजन इनकम इफेक्ट है, क्योंकि लोगों की इनकम जो है वो इतनी नहीं होती कि वो चीज़ों को खरीद सकें जब उसकी प्राइस बढ़ती है, तो इस वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है। और दूसरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में वो क्या बता रहा है कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसके सब्सटीट्यूट उसके मुतबादिल की तरफ मूव कर जाते हैं, इस वजह से भी जो एक्चुअल चीज़ थी जिसकी प्राइस बढ़ी थी उसकी डिमांड कम हो जाती है। सो उसके बाद कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे सेट्रस पेरिबस, यानी कि ये फैक्टर जो है ये सेम रहना इनका जरूरी है। ये एक अजम्पशन थी हमारी कि ये फैक्टर सेम रहेंगे तभी ये लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, तभी ये लॉ हम अप्लाई कर सकेंगे। तो सर वो एजम्पशंस क्या है हमारी? सर इन चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, यानी कि हम ये कंसिडर करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि इन चीज़ों में कोई वेरिएशन, इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं आई। सर वो क्या चीज़ें हैं? एवरेज इनकम है सबसे पहले। एवरेज इनकम क्या होती है सर? जैसे कि हमने नीचे रीजंस में पढ़ा था कि इनकम इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो लोगों की इनकम इतनी नहीं होती कि वो उस चीज़ को खरीद सकें। तो अब जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ी और उसके साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ गई तो इससे नेट इफेक्ट तो सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एवरेज इनकम भी बढ़ जाए प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ तो फिर डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस लॉ के अंदर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सर एवरेज इनकम जो है लोगों की वो प्राइस बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ रही, सही है। और उसके बाद हमने क्या है कि पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं हो रहा। सर अगर प्राइस बढ़े और पॉपुलेशन साइज बढ़ जाए तो इससे होगा क्या, बहुत ज़्यादा लोग जब एक इलाके में होंगे तो एट द एंड क्या होगा कि उसकी डिमांड, चीज़ की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा लोगों की पसंद नापसंद होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ की डिमांड करेंगे। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उस चीज़ की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राइस जब बढ़ी है तो उसमें पॉपुलेशन सेम है, पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, और रिलेटेड गुड्स में कौन सी बताई है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट गुड्स। सर ये दोनों सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट गुड्स क्या है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा इस स्लाइड पर वापस आते हैं। सर गुड्स हमने देखा कि दो तरह की होती हैं, इंडिपेंडेंट गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स। इंडिपेंडेंट गुड्स क्या, जिनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता, किसी एक गुड की प्राइस या डिमांड बढ़ने से दूसरी गुड्स की प्राइस या डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, मेरे लैपटॉप की अगर प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, जो प्राइस बढ़ेगी लैपटॉप की तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस मेरे लैपटॉप की प्राइस और डिमांड के जो है चेंज होने की वजह से जो ओवन मेरे सामने पड़ा है जिसमें हम चीज़ें खाना वगैरह गर्म करते हैं, उसकी प्राइस पे उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दोनों गुड्स जो है ये इंडिपेंडेंट गुड्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी और भी एग्जांपल्स बना लेते हैं तो बिल्कुल अलग अलग गुड, जिस तरह अगर मेरी किताब है और मेरी टेबल पे पड़ा चाय का कप है, इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। अगर मेरी किताब की कीमत बढ़ती है तो उससे मेरी टेबल पे पड़े चाय के कप की डिमांड में या इसकी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट गुड्स हैं। सर उसके बाद आ जाती हैं रिलेटेड गुड्स। क्या होती हैं? फिर रिलेटेड गुड्स जो होती हैं जिनमें ताल्लुक होता है। फॉर एग्जाम्पल
किसी एक चीज की प्राइस या डिमांड से दूसरी चीज की प्राइस या डिमांड पे फर्क पड़ रहा हो। जैसे कि ये जो चाय का कप है, इसकी अगर हम बात करें तो चाय के कप के नीचे एक प्लेट होती है जिसको हम पिंच भी कहते हैं। तो अगर चाय के कप की कीमत बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब चाय के कप की डिमांड कम होगी तो जो चाय के नीचे हम वो प्लेट रखते हैं उसकी डिमांड भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो सर इसमें क्या हो रहा है, किसी एक चीज की डिमांड से दूसरी चीज की डिमांड पे भी फर्क पड़ रहा है, या हम कह सकते हैं किसी एक चीज की प्राइस के कम या ज्यादा होने से दूसरी चीज की डिमांड पे भी फर्क पड़ रहा है। तो इनको कहते हैं रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड की दो टाइप्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। और कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ साथ इस्तेमाल हो रही है। जैसे कम्प्लीमेंट गुड्स की एग्जांपल जैसे कि बैट और बॉल है, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रही होती हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर बात करें तो कोक और पेप्सी की हमने बात की, इसी तरीके से हम कह सकते हैं चाय और कॉफ़ी की अगर बात कर लें हम, तो ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं क्योंकि एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिस्कशन अगर हम करें तो वही सेम एग्जांपल जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सर, पेप्सी और कोक दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी तो पेप्सी की अपनी डिमांड क्या होगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। सर जब पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हुई तो इसके अगेंस्ट जो कोक है जिसकी प्राइस हमने नहीं बढ़ाई थी, सर पेप्सी हमने 200 रुपए की कर दी और जो कोक थी वो 110 की ही रहने दी, तो अब पेप्सी की डिमांड कम हो गई और जो कोक थी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो सर पेप्सी से कोक पे फर्क पड़ रहा है। सर पेप्सी की जब प्राइस बढ़ी तो उसकी अपनी डिमांड कम हुई और कोक की डिमांड बढ़ गई क्योंकि लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर गए। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में फर्क पड़ रहा है सर, एक चीज की प्राइस या जो उसकी डिमांड है उससे दूसरी चीज की डिमांड पर भी फर्क पड़ रहा है, तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर कॉम्प्लीमेंट गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट गुड्स की एग्जांपल है बैट और बॉल। सर अगर बैट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी अपनी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब बैट की डिमांड कम होगी तो जब लोग बैट नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है वो बॉल भी नहीं खरीदेंगे, तो बॉल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो सर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स को हमने डिस्कस किया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है सर, जब किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर एक चीज की प्राइस बढ़ने से उसकी अपनी डिमांड कम होती है और जो उसकी सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने पेप्सी की एग्जांपल देखी, पेप्सी की जब प्राइस बढ़ गई तो पेप्सी की अपनी डिमांड तो कम हो गई लेकिन जो कोक थी उसकी डिमांड बढ़ गई। और जब हमने कॉम्प्लीमेंट गुड्स में देखा, बैट बॉल देखा, जो सब इसमें क्या हुआ, जब बैट की प्राइस बढ़ी तो उसकी बैट की अपनी डिमांड तो कम हुई लेकिन बैट ने अपनी डिमांड के साथ साथ बॉल की डिमांड भी कम कर दी क्योंकि ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही थी दोनों चीजें। सर उसके बाद हम ये अब एजम्पशन के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने एजम्पशन ये रखी थी, अज्यूम ये किया था कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और जो कम्प्लीमेंट गुड्स हैं वो चेंज नहीं हुई, उनकी प्राइस चेंज नहीं हुई, क्योंकि अगर उनकी प्राइस चेंज होती तो भी इसके ऊपर इफेक्ट आ जाता हमारी मेन गुड जो है। तो सर उसके बाद लोगों के टेस्ट में, लोगों के फैशन में कोई चेंज नहीं आया। अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो वो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि लोगों का जो टेस्ट है, लोगों का जो फैशन है वो चेंज नहीं हुआ। और वेदर में कोई चेंज नहीं आया, जैसे कि हम एसी की बात कर लें, एसी की डिमांड गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो सर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वेदर के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो क्या कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। सर जैसे कि अगर तो कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो फ्यूचर में जाके और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर जैसे कि अभी गोल्ड की बात करें अगर, तो गोल्ड में अक्सर क्या होता है कि लोगों को जब आइडिया हो जाता है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो लोग पहले से खरीद लेते हैं। तो सर क्या है कि हम कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हमें लोगों के अंदर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई कि फ्यूचर के अंदर प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोग महंगी चीज़ को भी खरीदेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़, इवन दो प्राइस बढ़ी तब भी लोगों की डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेशन है लोगों में कि फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम ये एज्यूम करते हैं। उसके अलावा देयर इज़ नो चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट में कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमें मालूम है जब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है तो उससे डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट पे जैसे कि हम टीवी पर स्टार चला दें, उसके एडवांटेजेस बताएं अपने प्रोडक्ट के, तो क्या होगा, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और अगर नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट हो जाए, ठीक है, कोई हमारी हमारे जो हमारे जो अगेंस्ट हैं, हमारे जो
हमसे जो compete कर रहे हैं लोग, वो हमारी कोई गलतियां, हमारी खामियां बता दे लोगों को, तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और इससे हमारी डिमांड जो है चीज़ की वो कम हो जाएगी। तो हम ये अज्यूम करें कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेम है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। तो ये सर कुछ एजम्पशंस थी इस लॉ की। अगर ये एजम्पशंस हम मानते हैं तो ही हम इस लॉ को वैलिड कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर इन एजम्पशन से कोई भी एजम्पशन जो है वो चेंज हो रही है तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं होगा। सर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल उन्होंने दी है आई कैप ने। सर इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर्व फॉर चिकन। सर चिकन की उन्होंने एग्जांपल दी है। सर जब प्राइस 500 थी पर केजी, प्राइस की बात कर रहे हैं, जब प्राइस 500 पर केजी थी तो उसकी जो डिमांड थी वो कितनी थी, 10 केजी। सर 500 प्राइस जब थी तो 10 केजी डिमांड थी। जब प्राइस कम हुई, 400 हो गई, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ये हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं और उसकी एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं। जब चिकन की प्राइस 500 से 400 पे मूव की तो उसकी डिमांड 10 से 20 पे मूव की, यानी कि जब प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। और बिल्कुल इसी तरह जब 300 पे गई तो उसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई, जब 200 पे गई तो उसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई, और जब प्राइस बिल्कुल लोअर हो गई, 100 हो गई जब उसकी प्राइस, तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये इससे हमें जो है शो हो रहा है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। सर उसके बाद एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, इसको हम हाइलाइटर की मदद से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सर हमने पहले देखा था जब हमारी प्राइस 500 थी, 500 जब हमारी प्राइस थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, 10 केजी। सर तो जब हम 500 और 10 केजी के अगेंस्ट एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये कॉमन पॉइंट इनका बनता है, तो हमने इस कॉमन पॉइंट को डॉटेड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस हमारी कम होकर 400 हुई तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 20। सर इन दोनों को, यहाँ से हम 20 को मूव करेंगे और यहाँ से 400 को मूव करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे हमें पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस 300 हुई तो डिमांड कितनी हो गई, 35 केजी। तो सर यहाँ पे भी एक हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। जब प्राइस 200 हुई तो डिमांड 55 केजी हो गई, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। जब हमारे पास जो है प्राइस 100 हुई तो डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि 80 केजी, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। तो सर जब इन सारे पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, तो हमारे पास एक कर्व बन रहा है, यहाँ पर ये एक कर्व बन रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस कर्व को जो है कहते हैं ये डिमांड कर्व है। अच्छा सर ये ग्राफ हमने बनाया कैसे, हमने प्राइस जो थी वो वाई एक्सिस पर रखी थी, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हमने जो प्राइजेस थी चिकन की प्राइजेस वो वाई एक्सिस पर रखी, और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो हमने एक्स एक्सिस पर रखी, जो हमने साथ लिख भी दिया है यहाँ पर कि क्वांटिटी डिमांडेड है जो हम एक्स एक्सिस पर लेकर चल रहे हैं, और जो वाई एक्सिस पर हम लेकर चल रहे थे वो प्राइजेस थी, और उसको भी हमने साथ में मेंशन कर दिया है। सर उसके बाद उसने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब प्राइस 500 थी तो डिमांड 10 थी, जैसे जैसे प्राइस कम होती गई उसकी डिमांड बढ़ती गई, ठीक है। उसके बाद उसने यही बात बताई है कि एक्स एक्सिस पे हम जो है क्वांटिटी डिमांडेड को ले रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस पे जो है हम प्राइस को ले रहे हैं। सही है। उसके बाद उसने एक हमें कंक्लूजन निकाल के देती है, कंज्यूमर विल बाय मोर एज इट्स प्राइस डिक्लाइन। जैसे जैसे उसकी प्राइस कम हो रही होगी कंज्यूमर जो है ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा होगा और ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ रही होगी। इन अवर थ्योरी पी स्टैंड फॉर प्राइस, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी। सर इस थ्योरी में जो पी है वो प्राइस है, ठीक है। इसको हम पी, जो प्राइस हम लिखी इसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद है मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। सर जब कुछ लोग आपस में मिलके डिमांड कर रहे हैं तो वो है इंडिविजुअल डिमांड। पूरी मार्केट, जब पूरी सोसाइटी के अंदर डिमांड क्रिएट हो जाए तो उसको कहते हैं मार्केट डिमांड। सर इनके अंदर मेन फर्क ही यही है, जब कलेक्टिवली हम डिमांड देख रहे होते हैं तो वो मार्केट डिमांड होती है, जब इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे होते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड होती है। मार्केट डिमांड कलेक्टिव डिमांड है। सर मार्केट डिमांड क्या है, एक कलेक्टिव डिमांड है ये, ऑल कंज्यूमर्स की, जितने भी कंज्यूमर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में पाए जाते हैं, उनकी जो कलेक्टिवली डिमांड होती है उसको हम कहते हैं ये मार्केट डिमांड है, ठीक है। एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस बाय द इंडिविजुअल डिमांड रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल डिमांड क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है उनकी डिमांड को, ठीक है। और हाउस होल्ड इन द मार्केट, हाउस होल्ड हमें मालूम है कंज्यूमर्स का ही दूसरा नाम है हाउस होल्ड। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं मार्केट डिमांड की। लेट अस कंसीडर क्वांटिटी डिमांडेड और चिकन एट डिफरेंट प्राइस लेवल। चिकन की ही एग्जांपल को आगे लेकर चल रहे हैं। प्राइस हमने सेम रखी है, पहले 500 थी सर, फिर 400 हुई, फिर 300, फिर 200, फिर 100। सर प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। सर इसका मतलब इसकी डिमांड जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। 500 पे सर मिस्टर ए जो था और उसकी डिमांड थी 10 केजी, ठीक है। और जो मिस्टर बी था उसकी डिमांड थी 5 केजी, मिस्टर सी की डिमांड थी 6 केजी।
ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस कम होगी इन सब की डिमांड बढ़ती जाएगी। जब हमारे पास प्राइस 400 पे चली गई तो मिस्टर ए की डिमांड 20 हो गई, मिस्टर बी की डिमांड 10 हो गई, मिस्टर सी की डिमांड 12 हो गई। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, 35, 55, फिर 80। और इसी तरीके से यहाँ पे 25, 40, 60 और इसकी भी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। यानी कि इस एक तो हमें इससे लॉ ऑफ डिमांड प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। सर लेकिन अगर हमने मार्केट डिमांड निकालना है, हम मार्केट डिमांड को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर देंगे। सर 10 + 5 15 + 6 21। तो सर मार्केट डिमांड जब हम निकाल रहे होंगे तो इन तीनों का सम करेंगे तो वो 21 बन जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर ए बी सी की डिमांड का सम करेंगे, 20 + 10 + 12 तो ये 42 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्केट डिमांड को निकाल रहे हैं। सर इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? वाई एक्सिस पर हम अगेन प्राइसेस रखेंगे। अगर हम बात करें इंडिविजुअली जब डिमांड को हमने जब डिस्कस किया था तो हमने वाई एक्सिस पर वहाँ भी प्राइसेस रखी थी, यहाँ पर भी हमने प्राइस रखी है। और एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड रखी है। सर पहले भी हमने क्वांटिटी डिमांडेड रखी थी, यहाँ पर भी क्वांटिटी डिमांडेड रखी है। लेकिन अब हम कौन कौन से पॉइंट्स उठाएंगे? हम मार्केट डिमांड वाले पॉइंट्स उठाएंगे। तो सर पहला पॉइंट क्या है? 21, 21 फिर 42, फिर 80, फिर 125 और फिर 185। सर ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। और उसके बाद प्राइजेस की हम बात कर लेंगे। सबसे हाईएस्ट प्राइस 500 है, फिर 400, फिर 300, 200 एंड 100। ठीक है सर, जब 500 प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी? 21। तो इन दोनों ये एक हम लाइन ड्रा करना स्टार्ट करेंगे 500 से, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और जो है 21 से हम लाइन स्टार्ट करेंगे वर्टिकल। तो इन दोनों लाइंस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम एक डॉट बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 400 जब प्राइस थी तो उसकी डिमांड 42 हो गई। तो 400 से एक लाइन ड्रा करेंगे और 42 से लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों किस पॉइंट पे मीट हो रही हैं? इस पॉइंट पे। यहाँ पे हम एक कर देंगे पॉइंट। सर इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स भी हम जब बना लेंगे तो एट द एंड हम इस लाइन को जो है ड्रा कर लेंगे, एक इन पॉइंट्स को आपस में मिला के कर्व बन जाएगा। सर इसको हम कह देंगे ये हमारे पास डिमांड कर्व है। लेकिन ये पूरी मार्केट का है, पहले हमने इंडिविजुअली डिमांड कर्व पढ़ा था, अभी हम मार्केट का डिमांड कर्व स्टडी कर रहे हैं। सर तो इस तरीके से जो है डिमांड कर्व बनता है। उसके बाद एक्सेप्शंस क्या है सर इसकी? सर एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस। सर कहाँ कहाँ पे जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ये काम नहीं कर रहा होता? सर अगर तो बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज में क्या हो रहा होता है कि जैसे कि खाने की चीजें हैं, जैसे कि आटा है। सर आटा जितना भी महंगा हो जाए लोगों की जरूरत है कि वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, ऑल तो लोगों की जो है परचेसिंग पावर से वो बाहर जा सकता है, बट स्टिल लोग जी पूरी कोशिश करके अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करेंगे। सर तो ये क्या है, अगर तो बेसिक नेसेसिटीज हो तो ऑल दो जितनी भी उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही हो उनकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को जिंदा रहने के लिए उनकी जरूरत है। सर उसके बाद क्या है, यूज एज अ कन्फर्ट डिस्टिंक्शन। सर अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई डिस्टिंक्शन, कोई एक यूनिक फीचर ऐड कर दिया जाए और उसकी प्राइस बढ़ा दी जाए तो लोग उसकी डिमांड में जो है कमी नहीं आती। सर जैसे कि आईफोन है, वो क्या करता है अपनी हर प्रोडक्ट में एक यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस करा देता है। सर जो एक खास तबका है जो अपर क्लास लोग हैं वो उस न्यू मॉडल को लॉन्च होते साथ ही उसकी बुकिंग कर लेते हैं। सर तो क्या मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट में यूनिक फीचर हो, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं उसकी जितनी भी प्राइस ज्यादा हो उसकी डिमांड में कमी नहीं होती। ठीक है, ये लोगों के जो है टेस्ट पे डिपेंड करता है, लोगों के फैशन पे डिपेंड करता है कि लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं। सर चेंज इन इनकम, अगर तो वो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर तो कोई चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है, और लेकिन साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, एट द एंड लोगों की परचेजिंग पावर पे फर्क नहीं पड़ेगा और जो चीज़ की डिमांड है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ महंगी हुई और लोगों की एबिलिटी टू बाय भी बढ़ गई तो लोगों की जो डिमांड है उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर, सर अगर तो कस्टमर को मालूम ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कस्टमर को नहीं पता कि एक चीज़ अगर महंगी मिल रही है हमें तो उसकी अल्टरनेट, उसकी जो सब्सटीट्यूट है वो सस्ती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, हमने वो कोक और पेप्सी की एग्जांपल ली थी, वो पेप्सी ही खरीद रहा है 200 रुपए की, बार बार खरीद रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कोक 110 रुपए की है। तो फिर इस केस में भी जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो लिमिट हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा होगा। सर अनसर्टेन कंडीशन, जैसे कि अगर लोगों को ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाए कि फ्यूचर में वो चीज़ें और ज़्यादा महंगी होने वाली हैं, एक अनसर्टेनिटी हो लोगों के अंदर, तो जितनी भी उनकी प्राइस बढ़ रही हो लोग उसको खरीदेंगे। जैसे कि गोल्ड की एग्जांपल हमने इस केस में ली थी कि अगर तो हम लोगों को मालूम हो गोल्ड ऑलरेडी महंगा है लेकिन लोगों को पता है कि ये बाद में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड
कम नहीं होगी प्राइस बढ़ने के साथ, उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई है लोगों के अंदर कि वो जो चीज़ है वो आगे और ज़्यादा महंगी होने वाली है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? सर प्राइस डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है। तो प्राइस डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करता है सर? जो सप्लायर्स हैं वो और जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग डिटरमाइन करते हैं प्राइस लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को कंसिडर करके। लॉ ऑफ सप्लाई इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। सर जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो रही हो तो लोग क्या करते हैं, जो चीज़ों को बनाने वाले क्या करते हैं सर, किसी भी चीज़ की जब डिमांड कम हो रही होगी तो वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस कम कर देंगे, डिस्काउंट लगा देंगे, 50% ऑफ, 40% ऑफ। तो इससे क्या होगा, उसकी जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सर उसके अलावा फर्म की डिसीजन मेकिंग, फर्म ने क्या चीज़ बनानी है सर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर फर्म वो बनाएगी तो उसकी जो है प्राइस भी ज़्यादा रखे, स्टिल उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें भी जो है ये लॉ हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा हेल्पफुल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। सर फाइनेंस मिनिस्टर की कैसे हेल्प करता है टैक्सेस के हवाले से, कि वो किस चीज़ पर टैक्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी ऐसी चीज़ पर टैक्स लगा रहा है जिसकी डिमांड ऑलरेडी कम है, तो फिर वो क्या होगा, वो टैक्स अपना हासिल नहीं कर सकेगा, अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर वो किसी एक बेसिक नेसेसिटी पर टैक्स लगाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल कर सकता है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हमने देख ली लॉ की। उसके बाद दो चीजें रह गई हैं हमारे पास डिमांड के अंदर, एक है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और एक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सर मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट प्राइस की वजह से होती है हमेशा। जैसे कि किसी भी चीज की जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राइस हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है, ये किसी भी चीज की हाईएस्ट प्राइस है ये यहाँ पर। लेट सपोज ये 500 है। तो अब जैसे जैसे उसकी प्राइस कम हो रही है, प्राइस का देखें यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस थी, अब ये नीचे जा रही है, प्राइस और कम हो रही है, हो रही है, हो रही है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर इस साइड से देखें तो ये चीज़ नीचे जा रही है, प्राइस यानी कि कम हो रही है वर्टिकली। और ये जो डिमांड का हमारा डिमांड वाली लाइन है ये हॉरिजेंटली ड्रा कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये नीचे आ रही है, ये कर्व अगर हम देखें तो ये इस साइड पर ये राइट साइड पर मूव हो रहा है। इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे क्या प्रूव हो रहा है कि प्राइस के कम होने से सर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। सर प्राइस कम हो रही है ये ऐसे, और जो डिमांड है वो ऐसे बढ़ रही है, इस साइड बढ़ रही है लाइक दिस। और ये प्राइस जो है ये हमारी नीचे आ रही है लाइक दिस। अच्छा सर, तो जो प्राइस की वजह से जो इसके अंदर चेंज वेरिएशन आ रही है, जैसे कि ये प्राइस थी तो इस पे डिमांड क्या थी, इस पे डिमांड थी ये। सर अब जब प्राइस कम हो गई तो इसकी डिमांड क्या हो गई, ये हो गई। सर इसमें दो पॉइंट्स में बताए हैं, P1 और P2। सर P1 में क्या है आप देखें, प्राइस अगर ये है, प्राइस यानी कि कम है कंपेरेटिवली, तो उसकी डिमांड क्या है सर? P1 की डिमांड अगर हम देखें तो P1 की डिमांड ये है सर, ये Q2 इसने बनाई हुई है, ठीक है। P1 अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। अब जब प्राइस बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हो गई, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ये Q1 उसकी डिमांड होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब प्राइस की वजह से वेरिएशन आ रही है इसके अंदर, इस लाइन के अंदर, ये जो कर्व है इसके अंदर वेरिएशन आ रही है प्राइस की वजह से, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो रही है, जब प्राइस ज्यादा हो रही है डिमांड कम हो रही है, तो इसको क्या हम कहते हैं, मूवमेंट। ये जो ऊपर और नीचे इस कर्व के अंदर मूवमेंट हो रही है प्राइस की वजह से, इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सर तो जब मूवमेंट हमने देख ली तो ये शिफ्ट क्या है सर? शिफ्ट एंड डिमांड कर्व क्या होती है सर? शिफ्ट वो डिमांड में वो चेंज हो रहा है सर जो कि प्राइस की वजह से नहीं, किसी और चीज की वजह से। वो कोई और चीज क्या हो सकती है उनको देख लेते हैं सर। अगर तो लोगों की इनकम चेंज हो रही है, या फिर लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज हो रही है, या एडवर्टाइजमेंट चेंज हो रही है, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट से अगर तो पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट होगी तो क्या होगा, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड करेंगे, तो उसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं होगा सर, ठीक है। अगर तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर प्राइस एक चीज़ की सेम है लेकिन लोगों की इनकम बढ़ गई है तो लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लोगों का टेस्ट, सर लोगों की पसंद नापसंद है, क्योंकि लोगों को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तो प्राइस नहीं देखते सर, वो फिर उस चीज़ को खरीदते हैं, तो इससे डिमांड बढ़ जाएगी। वेदर कंडीशन, सर एसी की हमने बात की थी, सर्दियों के अंदर एसी की डिमांड कम हो जाती है, गर्मियों में एसी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा पॉपुलेशन के अंदर चेंज, अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड। उसके अलावा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, सर सब्सटीट्यूट की प्राइस की बात करें, वही सब्सटीट्यूट गुड्स क्या थी हमारे पास, कोका कोला एंड पेप्सी की हम बात कर रहे थे सर। अगर तो सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो गई, जैसे कि हम अभी हमारी मेन गुड जिसके हम
स्टडी कर रहे हैं वो है पेप्सी, ठीक है। उसकी पेप्सी की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी सब्स्टिट्यूट है कोका कोला। सर कोका कोला की प्राइस कम हो गई, कोका कोला ने अपनी जो है बोतल थी वो 70 रुपए की कर दी। तो इससे पेप्सी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोका कोला की जब प्राइस कम हुई तो उसकी अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। तो सर इसमें पेप्सी की प्राइस पे कोई फर्क नहीं है, पेप्सी स्टिल 110 की है, लेकिन क्योंकि कोका कोला की प्राइस कम हुई और उसकी कोका कोला की प्राइस कम होने की वजह से कोका कोला की अपनी डिमांड ज्यादा हो गई और उसी वजह से पेप्सी की डिमांड कम हो गई। तो अगर इनमें चेंज हो तो भी डिमांड में फर्क पड़ता है, लेकिन इन सब का ताल्लुक प्राइस के साथ नहीं है। तो सर ये इनकी वजह से जो चेंज आता है डिमांड कर्व में उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसको अगर हम देखें, जिस तरह पहले ये हमारे पास एक डिमांड कर्व चल रहा है, ये वाला डिमांड कर्व हमारे पास चल रहा है D1, इसको हमने नाम दिया है, ठीक है। और अब जो है चेंज आया है प्राइस की वजह से नहीं, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हम देखते हैं वेदर की वजह से, एसी का ही हम डिमांड कर्व देखते हैं, ठीक है। तो अब सर्दियों में डिमांड एसी की ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन प्राइस एसी की सेम ही है। तो अब प्राइस की वजह से जो चेंज नहीं आ रहा तो उसको कहते हैं शिफ्ट। अगर तो डिमांड ज्यादा हो रही हो तो ये जो कर्व है ये राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, सर जैसे कि ये शिफ्ट हुआ है। अब सर्दियों में क्या होगा, एसी की डिमांड ज्यादा हुई, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड तो हमने आगे लेकर जानी है, हमने इसे इसे राइट साइड पर मूव तो करवाना है, ठीक है। तो हम लेकिन हमने जो प्राइस है उसको हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि प्राइस को अगर हमने छेड़ा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो इस वजह से हमें मजबूरन इसको शिफ्ट करना पड़ता है। अगर तो डिमांड ज्यादा हो तो हम इसको राइट पर शिफ्ट कर देते हैं, अगर डिमांड कम हो रही है तो हम इसको लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं। और हमें एक बात माइंड में रखनी है कि ये नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से हो रहा है सब कुछ, ठीक है सर। अगर प्राइस की वजह से चेंज हो तो फिर तो ये इसी कर्व के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं मूवमेंट इन कर्व, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। और अगर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा हो तो ये इसको हम कहते हैं ये शिफ्ट है कर्व के अंदर, ये शिफ्ट है डिमांड कर्व के अंदर, ठीक है सर। तो अब इस शिफ्ट के अंदर आप देखें सर, प्राइस के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। देखें प्राइस इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, प्राइस यहाँ भी है, यहाँ भी वही है, और प्राइस इस कर्व के अंदर भी वही है। तो प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, बट जो है डिमांड उसके अंदर चेंज आ रहा है। डिमांड पहले ये थी और फिर ये हो गई है। तो इस वजह से जो है हमें शिफ्ट करना पड़ा, हमें इसका एक नया कर्व बनाना पड़ा। और उसको अगर डिमांड बढ़ी, इस केस में डिमांड बढ़ रही है, तो हमें इसे राइट पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो इंक्रीज इन डिमांड है वो राइट वर्ड जा रहा है, जैसे कि मैंने एरो से बताया अभी है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा होता है, जैसे कि गर्मियों के अंदर हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो गर्मियों में जो है एसी की डिमांड ज़्यादा हो गई, उसके बाद सर्दियों में जो है एसी की डिमांड कम हो जाएगी, तो हम उसकी एक जो है शिफ्ट करके इसको कर्व को यहाँ पर ले आएंगे। तो ये इस तरीके से चीज़ काम कर रही होती है सर। उसके बाद हमारा जो डिमांड वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। आई कैप की बुक में जो डिमांड में जितनी भी चीज़ें थी वो हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।